हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोगों का इस समय जो क्लास है ये है करंट अफेयर का, और आज हम लोग करंट अफेयर से जुड़ी जो भी समसामयिक मुद्दे होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों का आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना टेस्ट के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है? तो अभी हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना टेस्ट के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है? तो किसने की है? आईआईटी खड़गपुर। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया है? यह पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। किस कारण विकसित की है? तो कोरोना टेस्ट के लिए विकसित की है। तो देखिए, सबसे पहले यह जो आईआईटी खड़गपुर है यह स्थित कहां पर है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। आईआईटी खड़गपुर कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया? एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। देखिए, इसमें होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति होगा उसका पहले सैंपल लिया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सैंपल लेंगे। क्या करेंगे? जो भी ब्लड होगा उसका क्या करेंगे? सैंपल लेंगे। और सैंपल लेने के बाद करेंगे क्या कि कोई एक पेपर की स्ट्रिप होगी, यानी कि पेपर का टुकड़ा होगा। क्या होगी? पेपर स्ट्रिप होगी। पेपर स्ट्रिप होगी। उस स्ट्रिप पर क्या करेंगे कि जो यह सैंपल होगा उसको उस स्ट्रिप पर रखेंगे। और उस स्ट्रिप पर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो यह स्ट्रिप होगी इसका कुछ भाग, मतलब पेपर को फाड़कर उसका एक टुकड़ा हम लोग क्या करेंगे कि जो यह डिवाइस है इस डिवाइस के अंदर रख देंगे। किस डिवाइस के अंदर? इस डिवाइस के अंदर रख देंगे। जब डिवाइस के अंदर रख देंगे तो आईआईटी खड़गपुर द्वारा एक ऐप बनाया गया है। अब हम लोग करेंगे क्या कि अपना जो स्मार्टफोन है ना, जो स्मार्टफोन है उसको उस ऐप से कनेक्ट कर देंगे। और उस ऐप से स्मार्टफोन को कनेक्ट कर देंगे। और जो यह सैंपल का जो सैंपल है इसको पेपर स्ट्रिप पर रखे हैं, इसका कुछ भाग क्या करेंगे? इस पोर्टेबल डिवाइस में डाल देंगे। और जब उस डिवाइस में इसको रख देंगे तो जो हम क्या किए हैं कि जो हमारा स्मार्टफोन है उसको कनेक्ट भी कराए हैं। किससे? एक ऐप से। अब वो क्या करेगा कि बस 60 मिनट के अंदर, कितने समय के अंदर? 60 मिनट के अंदर ही क्या कर देगा कि इस सैंपल की जांच कर देगा इस डिवाइस के माध्यम से। और वह कहां पर दिखाएगा? हमारे मोबाइल में दिखाएगा। हमारा जो स्मार्टफोन होगा वहां पर दिखाएगा। इसका रिजल्ट कितने समय में आ जाएगा? केवल 60 मिनट में ही क्या होगा? जो इसका परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा वह आ जाएगा। यहाँ पर दिखा देगा मोबाइल में कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। आएगा समझ में? तो मोबाइल में हमारे क्या कर देगा? 60 मिनट के अंदर ही क्या करेगा? दिखा देगा रिजल्ट की वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। आएगा समझ में? और कितने समय में दिखाएगा? 60 मिनट में दिखाएगा। अगर इस डिवाइस का खर्च की बात करें तो डिवाइस का जो खर्च है वह 400 रुपया है। कितना रुपया? 400, मात्र 400 रुपए में हम क्या कर सकते हैं? ये सब कार्य कर सकते हैं। और एक और बात, यह 7 मिनट में रिजल्ट दे देगा। और ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है। ऐसा क्या हुआ है? ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है। और जो किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने ऐसा करके दिखाया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है। इसमें होगा क्या कि हम सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का सैंपल लेंगे। सैंपल को हम क्या करेंगे? किसी एक पेपर स्ट्रिप पर रखेंगे। और उस पर रखने के बाद हम क्या करेंगे? जो डिवाइस बनाई गई है उसका कुछ भाग, पेपर स्ट्रिप का कुछ भाग इसमें रख देंगे। और आईपी के द्वारा हम क्या करेंगे? अपने मोबाइल जो हमारा स्मार्टफोन है उसको कनेक्ट कर देंगे। और इसको जो ही हम जो पेपर स्ट्रिप है उसको डिवाइस के अंदर रखेंगे तो मोबाइल से कनेक्ट रहेगा। और मोबाइल में हमारे दिखा देगा कि वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। कितने समय में? 60 मिनट में दिखा देगा। और मात्र 400 रुपए खर्च आएगा। आएगा समझ में? और देखिए, जो डिवाइस है डिवाइस को हम कई बार यूज कर सकते हैं। डिवाइस को हम कई बार यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये नहीं कि एक व्यक्ति पर हमने क्या कर लिया, एक व्यक्ति पर हमने ट्रायल कर लिया, एक व्यक्ति का चेक कर लिया तो ये खराब हो गया। नहीं, इसको हम कई बार भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग, इसका यूज हम उपयोग कई बार कर सकते हैं। लेकिन चेंज हमें क्या करना होगा? तो हमें चेंज करना होगा पेपर स्ट्रिप। किसको चेंज करना होगा? पेपर स्ट्रिप को ही हमें केवल क्या करना होगा? चेंज करना होगा। और ऐसा पहली बार हुआ है। किसने कर दिखाया है? आईआईटी खड़गपुर ने कर दिखाया है। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 8 जनपदों में 240 प्रजाति के पौधे रोपकर रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में किस राज्य ने 8 जनपदों में 240 प्रजाति के पौधे रोपकर रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। किसने?
उत्तर प्रदेश है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि अपने 8 जनपदों में 240 प्रकार के पौधे रोप कर रिकॉर्ड बनाया है। देखिए जो लक्ष्य था वो 150 था, मतलब 150 प्रजाति का लगाने का था, लेकिन क्या कर दिया गया 240 प्रकार के प्रजाति के पौधे लगा दिए गए। तो यह रिकॉर्ड किसने बनाया है? उत्तर प्रदेश ने बनाया। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी कहां पर है? तो इसकी राजधानी है लखनऊ। कहां पर है? लखनऊ इसकी राजधानी है। और जो यह 8 जनपद है इसमें यह भी शामिल है। आई बात समझ में? तो एक तो यह है और इसमें अयोध्या भी शामिल है। कौन? अयोध्या। आई बात समझ में? अगर लखनऊ की बात करते हैं तो ये तो एक हुआ कि यह क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसके? गोमती नदी के किनारे। अगर अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित है। और देखिए जैसे अयोध्या सरयू नदी के किनारे, अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे। किसके? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी तो हो गई। और उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कौन है? योगी आदित्यनाथ है। कौन? योगी आदित्यनाथ। आई बात समझ में? कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आई बात समझ में? कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल है। तो आशा है जो बातें बताई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी हाल ही में संपन्न छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। किसने की है? रूस ने इसकी अध्यक्षता की है। आप देखिए 2020 की अध्यक्षता किसने की है? रूस ने की है। 2020 के जो ब्रिक्स का पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की है? रूस ने की है। अगर जो 2020 में यानी कि 2020 में तो रूस ने की, 2021 में अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2021 में अध्यक्षता भारत करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत 2021 में करेगा। लेकिन 2020 में अभी हाल ही में क्या हुई है? छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। अध्यक्षता किसने की है? तो रूस ने की है। अब देखिए यहाँ पर बात है, अब यहाँ पर पर्यावरण मंत्रियों की बात है ना, तो भारत की तरफ से इसमें भाग किसने लिया है? तो भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया है। आई बात समझ में? इस पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया है? प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया है। और देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखा है ब्रिक्स। क्या? ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में समझते हैं, ब्रिक्स है क्या? तो देखिए ब्रिक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया जिसको हम क्या कहते हैं? रूस कहते हैं, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना यानी कि चीन, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। कौन? साउथ अफ्रीका। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, तो कुल कितने देश हैं? 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। आई बात समझ में? अब देखिए जो ब्रिक्स है यह पहले ब्रिक्स नहीं था। जो ब्रिक्स है यह पहले ब्रिक्स नहीं था। आई बात समझ में? पहले जो ब्रिक्स जो इसमें ब्रिक्स है वो पहले क्या था? ये पहले ब्रिक था। क्या था? केवल ब्रिक था। इसमें जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका बाद में जुटा है। अगर यह पूछ दिया जाए, कई बार पूछा गया है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पूछा गया है कि कई बार कि साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स है इसमें कब जुड़ा, तो यह 2010 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2010 में यह साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। आई बात समझ में? देखिए पहले जो इसमें ब्रिक्स है वो पहले क्या था? ब्रिक था, मतलब साउथ अफ्रीका नहीं जुटा था तो क्या रहेगा? ब्रिक ही रहेगा। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिक की संकल्पना किसने दी थी, तो जो ब्रिक है इसकी संकल्पना जिम और नील नामक 2 व्यक्तियों ने दिया था। किसने? जिम और नील ने। जिम और नील नामक 2 व्यक्तियों ने ब्रिक की संकल्पना दी थी। और कब दी थी? 2001 में दिया था। कब दिया था? 2001 में दिया था। और इस कारण से दिया था, इन्होंने कहा था कि जो देश है ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन, ये क्या है? ये तेजी से
तेजी से विकास कर रहे हैं और आगे चलकर भविष्य में एक अच्छे मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे। इस कारण से इन्होंने जिम ऑर्लिन ने क्या किया था, 2001 में ब्रिक की संकल्पना दी थी। यह पूछा जाता है कि ब्रिक की संकल्पना किसने दी, जिम ऑर्लिन ने। कब, 2001 में दी थी। अब आगे 2010 में चलकर यह क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। इसमें साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, 2010 में शामिल हुआ। आई बात समझ में। तो जो ब्रिक्स है इसकी अभी छठी पर्यावरण मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। कहां पर, रूस में संपन्न हुई है। तो 2020 की रूस में संपन्न हुई है। 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। और भारत की तरफ से इसमें भाग किसने लिया है, प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया है। आई बात समझ में। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कब से शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है वंदे भारत मिशन और इसका अभी हाल ही में 5वां चरण शुरू हुआ है। और यह कब से शुरू हुआ है, तो 1 अगस्त 2020 से। कब से, 1 अगस्त 2020 से। यानी कि आज के दिन से ही क्या हुआ है, वंदे भारत मिशन का 5वां चरण स्टार्ट हुआ है। कब से, 1 अगस्त 2020 को यह क्या हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए जो वंदे भारत मिशन है यह किस प्रकार का मिशन है, इसका संबंध किससे है, यह भी प्रश्न बन सकता है। वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है, तो देखिए वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है, तो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। विदेश, देखिए वंदे भारत मिशन क्यों चलाया गया या इसका संबंध किससे है, तो विदेशों में जो भी हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको हमारे देश यानी कि भारत में वापस लाने से संबंधित है। कौन, वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन स्टार्ट क्यों हुआ, तो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए स्टार्ट हुआ है। और इसका 5वां चरण अभी स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 2020 को। अगर इसके पहले चरण की बात करते हैं तो जो इसका पहला चरण था वह कब स्टार्ट हुआ था, तो पहला चरण 7 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था। कब, 7 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था। और 5वां कब स्टार्ट हुआ है, 1 अगस्त 2020 को। इसके तहत होगा क्या कि इसके तहत जो भी विदेशों में फंसे भारतीय उनको वापस भारत में लाया जाएगा। और इसके वंदे भारत मिशन के तहत इस 5वें चरण में, किस चरण में, 5वें चरण में 792 उड़ानें भरी जाएंगी। कितनी उड़ान भरी जाएगी, 792 उड़ान भरी जाएंगी, जिसमें से 692 उड़ान अंतरराष्ट्रीय होंगी। कैसी होंगी, अंतरराष्ट्रीय होंगी। आई बात समझ में। 692 उड़ानें कैसी होंगी, अंतरराष्ट्रीय होंगी। और जो 100 उड़ान है ये घरेलू होंगी। 100 उड़ान कैसी होंगी, घरेलू उड़ान होंगी। और 692 कितनी होंगी, अंतरराष्ट्रीय उड़ान होंगी। यानी कि विदेशों में जो भी भारतीय फंसे उनको वापस लाने के लिए 792 उड़ानें भरी गई हैं, जिसमें से 692 उड़ानें भारत से दूसरे देशों में जाएंगी और वहां से फंसे भारतीयों को वापस लाएंगी। और 100 उड़ानें घरेलू मतलब भारत में ही किसी दूसरे राज्य से किसी दूसरे राज्य में उनको पहुंचाने के लिए भरी गई है। और इसके तहत पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसमें से 23 देशों में ये उड़ानें भरी जाएंगी भारत की ओर से। मतलब 23 देशों से भारतीयों को भारत में वापस लाया जाएगा। कितने उड़ानों के तहत, 692 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तहत। तो अभी हाल ही में वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कब स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 2020 को। पहला 7 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था। वंदे भारत मिशन का संबंध किससे, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। इसके तहत 5वें चरण में कुल कितनी उड़ानें भरी जाएगी, 792। 692 उड़ानें अंतरराष्ट्रीय होंगी और 100 उड़ानें घरेलू होंगी। और कुल कितने देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा, 23 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तो आशा है बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रेन सोनम सेरिंग लेप्चा, ये नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। हाल ही में रेन सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो अभी हाल ही में रेन सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। आई बात समझ में। अब देखिए जो ये रेन सोनम सेरिंग लेप्चा है ये मेल है यानी कि पुरुष है, ये क्या है, ये मेल है। अब देखिए इनका संबंध किस राज्य से, तो ये पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। किससे, पश्चिम बंगाल से। वो भी पश्चिम बंगाल में अगर पूछ लिया जाए किस स्थान से, तो दार्जिलिंग से। किससे,
दार्जिलिंग से संबंध है इनका। आई बात समझ में, इनका संबंध किससे, दार्जिलिंग। तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग से सोनम सेरिंग लेप्चा का संबंध है और इनका अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। और सोनम सेरिंग लेप्चा देखिए इनका तो निधन हुआ है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के, वो भी कहाँ के, दार्जिलिंग के। आई बात समझ में। अब देखिए जो सोनम सेरिंग लेप्चा है, इनसे इनको क्या किया गया, कई प्रकार के पुरस्कार दिए गए। इस कारण से इंपॉर्टेंट है, जैसे इनको पद्मश्री दिया गया है। क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री अगर ये पूछ लिया जाए कि पद्मश्री इनको कब दिया गया, तो इनको 2007 में दिया गया। 2007 में क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। अगर 2008 की बात करते हैं तो 2008 में इन्हें गुरु रविंद्र रत्नम पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, गुरु रविंद्र रत्नम पुरस्कार दिया गया था 2008 में। और 2011 की बात करते हैं तो 2011 में इन्हें बंग भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। किससे, बंग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किन्हें, सेरिंग लेप्चा को। और ये क्या है, एक साहित्य और संगीत प्रेमी है। जो सेरिंग लेप्चा है क्या है, साहित्य और संगीत प्रेमी है। आई बात समझ में, साहित्य और संगीत प्रेमी हैं, मतलब साहित्य और संगीत से अत्यधिक प्रेम करते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है, जो लेप्चा समुदाय है, कौन, यह आईएएस की परीक्षा में भी पूछा गया था। आई बात समझ में। और यह कई बार पूछा गया कि जो लेप्चा समुदाय है, लेप्चा समुदाय, लेप्चा समुदाय यह कहां पर पाया जाता है, लेप्चा समुदाय भारत में कहां पर पाया जाता है। तो देखिए लेप्चा समुदाय भारत में दार्जिलिंग, भारत में कहां पर पाया जाता है, दार्जिलिंग और सिक्किम में पाया जाता है। कहां पर, दार्जिलिंग और सिक्किम में पाया जाता है। तो यह प्रश्न सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि जो लेप्चा समुदाय है कहां पर पाया जाता है, तो यह दार्जिलिंग और सिक्किम में पाया जाता है। अभी हाल ही में रेन सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है। किससे संबंधित है, किस राज्य से, पश्चिम बंगाल से। वो भी कहां के, दार्जिलिंग के रहने वाले थे। 2007 में पद्मश्री, 2008 में गुरु रविंद्र रत्नम पुरस्कार, 2011 में बंग भूषण पुरस्कार दिया गया। और लेप्चा समुदाय किस स्थान से संबंधित है या कहां पर निवास करता है या कहां पर पाया जाता है, तो दार्जिलिंग और सिक्किम में पाया जाता है। आशा है ये बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है। तो अभी हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है, तो उस धारा का नाम है धारा 10। किस धारा का उपयोग किया है, सेक्शन 10 यानी कि धारा 10 का उपयोग करते हुए या धारा 10 के तहत क्या किया है कि जो केंद्र सरकार इसने क्या किया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, ये एक टर्म है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अब देखिए जो ये उपभोक्ता, पहले बात आती है उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता तो जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, जो सामान को खरीदता है, दुकानदार से क्या करता है, सामान को खरीदता है और खरीद कर वह किसी दूसरे को न बेचे, केवल अपने लिए ही खरीदे, वह बेचने के लिए न खरीदे, तो वह कहलाता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। वह क्या कहलाता है, वो उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाता है। जो व्यक्ति क्या करे, कोई भी दुकानदार से कोई भी वस्तु स्वयं के लिए खरीदे, बेचने के लिए न खरीदे, वह व्यक्ति क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। देखिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसको लागू कब किया गया था, इसको अभी हाल ही में लागू किया गया था 20 जुलाई 2020 को। इसे लागू कब किया गया था, 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया, 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। यह किसके स्थान पर लागू है, पहले कौन सा अधिनियम था, जो पहले वाला अधिनियम था, पहले जो अधिनियम था वह था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। कौन था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था। लेकिन अभी हाल ही में इसके स्थान पर कौन वाला लागू कर दिया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है।
2019 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। अब देखिए जो केंद्र सरकार ने इसको क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है कि जो यह संरक्षण है, इस ये जो अधिनियम है 2019 का, इसकी किस धारा का उपयोग करते हुए यह तो लागू हो गया था 20 जुलाई 2020 को, लेकिन इसके धारा 10 का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एक और प्राधिकरण की स्थापना की और उसका नाम है क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। तो अगर इसकी बात करते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। किस धारा के तहत? 2019 में जो उपभोक्ता संरक्षण नियम था उसकी धारा 10 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसकी स्थापना क्यों की गई? तो देखिए होता क्या है कि जितने भी उपभोक्ता होते हैं उनके अधिकारों का हनन होता है। क्या हो जाए? जो भी उपभोक्ता है उनके अधिकारों का जब हनन हो जाए तो उनके अधिकारों के हनन होने पर ये क्या करेगी? ये जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, क्या करेगा? यह जुर्माना लगाएगा। जिस भी दुकानदार या कंपनी के द्वारा क्या किया जाएगा, जो उपभोक्ता है उनके अधिकारों का जब हनन होगा तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या करेगी? उस पर जुर्माना लगाएगी। या जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, भ्रामक विज्ञापन जैसे बहुत से विज्ञापन, जैसे दूध की तरह सफेदी जैसे प्रचार आता है आपका कि क्या करेंगे? डिटर्जेंट लगाएंगे तो क्या होगा? दूध की तरह जो कपड़ा है वो क्या होगा? चमकने लगेगा। ऐसे जो भी भ्रामक विज्ञापन होते हैं, फेयर लवली का यूज करेंगे तो 8 दिन में ऐसे हो जाएंगे। मतलब ये सब जितने भी क्या होते हैं भ्रामक विज्ञापन होते हैं उन पर क्या करेगा? यह रोक लगाएगा। कौन? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। और उपभोक्ताओं का अगर अधिकार का हनन होता है तो वहां पर क्या किया जाएगा? उनको जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना अभी हाल में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 24 जुलाई 2020 को। कब की गई? 24 जुलाई 2020 को इसकी स्थापना की गई है। और यह किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है? तो उस एक्ट का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। और इसकी धारा किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 10 के अंतर्गत की गई है। आई भाषण में तो अभी हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एक प्राधिकरण की स्थापना की और उस प्राधिकरण का नाम क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण। और केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण करेगा क्या? तो जितने भी ग्राहक होते हैं अगर या जो भी कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनके अधिकारों का हनन होगा तो यह क्या करेगी? जिसके द्वारा हनन किया जाएगा उसको जुर्माना लगाएगी। और जो भी भ्रामक विज्ञापन होते हैं उन पर क्या करेगी? रोक लगाएगी। अगर इसकी बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 24 जुलाई 2020 को की गई। और जो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है इसको लागू कब किया गया? तो अभी हाल ही में लागू किया गया है 20 जुलाई 2020 को। किसके स्थान पर? जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाला था उसके स्थान पर लागू किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो आशा है बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सिम्बकॉर्प ने 800 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की परियोजनाएं देश को समर्पित की हैं। ये परियोजनाएं किस पर आधारित हैं? तो 4 ऑप्शन सामने हैं, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो ये किस पर आधारित है? पवन ऊर्जा पर आधारित है। तो अभी हाल ही में सिम्बकॉर्प ने 800 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की परियोजनाएं देश को समर्पित की हैं। ये परियोजनाएं किससे संबंधित है? तो पवन ऊर्जा से संबंधित है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर बात आई है सिम्बकॉर्प की। तो एक कंपनी है सिम्बकॉर्प एक कंपनी है, सिम्बकॉर्प कंपनी। ये कहाँ की है? तो एक सिंगापुर की है। कहाँ की है? सिम्बकॉर्प कंपनी कहाँ की है? तो ये कंपनी सिंगापुर की है। आई बात समझ में? तो सिम्बकॉर्प कंपनी कहाँ की है? सिंगापुर की। इसकी जो सिम्बकॉर्प कंपनी है इसकी एक इकाई कंपनी जो क्या है? जो भारत में भी कार्यरत है। सिम्बकॉर्प कंपनी कहाँ की है? सिंगापुर की है। और इसी की एक इकाई है जो भारत में कार्य करती है, उसका नाम है सिम्बकॉर्प
एनर्जी इंडिया लिमिटेड। आई बात समझ में? तो देखिए जो सेमकार कंपनी है कहाँ की है? सिंगापुर की है, और इसी की एक इकाई है जो भारत में कार्य करती है। उस इकाई का नाम क्या है? तो वो जो इकाई कंपनी उसका नाम है सेमकार एनर्जी इंडिया लिमिटेड। यह जो कंपनी है कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर की है, लेकिन कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। इसका जो मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आई बात समझ में? कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। जो सेमकार एनर्जी इंडिया लिमिटेड है, इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अब देखिए जो सेमकार एनर्जी इंडिया लिमिटेड है, इसने क्या किया? इसने 3 परियोजनाएं शुरू की है। भारत में कितनी परियोजनाएं शुरू की है? 3 परियोजनाएं शुरू की है। इसने क्या किया है? सेमकार एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने कितनी परियोजनाएं शुरू की? 3 परियोजनाएं। 3 परियोजनाएं भारत में शुरू की है। आई बात समझ में? पहली जो परियोजना है वो कहां पर है? थूथुकुडी में। कहां पर? थूथुकुडी, तमिलनाडु। पहली परियोजना कहां पर शुरू की गई है? थूथुकुडी, तमिलनाडु में शुरू की गई है। अब देखिए इसने 3 परियोजनाएं शुरू की। इसने कुल कितनी परियोजनाएं शुरू की? 3 परियोजनाएं शुरू की। और कुल कितनी क्षमता है उनकी? 800 मेगावाट उनकी क्षमता है। उनकी क्षमता कितनी है? 800 मेगावाट है। और 3 परियोजनाएं कहां पर शुरू हुई है? तो पहला थूथुकुडी तमिलनाडु में शुरू की गई है। और जो शेष 2 परियोजनाएं हैं वे दोनों परियोजनाएं भुज में शुरू की गई है। कहां पर? भुज, गुजरात में। कहां पर? भुज, गुजरात में शुरू की गई है। आई बात समझ में? देखिए जो तमिलनाडु के थूथुकुडी में जो परियोजना शुरू की गई है, इसकी क्षमता 250 मेगावाट है। कितनी है? 250 मेगावाट है। और जो 2 परियोजनाएं स्थित पड़ती है वो कहां पर शुरू की गई है? भुज, गुजरात में शुरू की गई है। तो देखिए जो भुज, गुजरात में 2 परियोजनाएं शुरू की गई है, तो एक जो परियोजना है उसकी क्षमता 250 मेगावाट है। कितनी है? 250 मेगावाट। और जो दूसरी है उसकी क्षमता 300 मेगावाट है। कितनी है? दूसरी की क्षमता 300 मेगावाट है। और कुल मिलाकर 3 परियोजनाएं शुरू हुई और कुल मिलाकर इनकी क्षमता कितनी हो गई? 800 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की हो गई। तो सेमकार ने क्या किया है? सेमकार ने 800 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की परियोजनाएं देश को समर्पित की हैं। ये परियोजनाएं किस पर आधारित है? पवन ऊर्जा पर आधारित है। सेमकार कहाँ की कंपनी है? सिंगापुरी कंपनी है। सेमकार जो उसकी एक इकाई भारत में कार्यरत है, और उस जो इकाई है जो भारत में कार्यरत है उस कंपनी का नाम क्या है? सेमकार एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 2008 में की गई। इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसने क्या किया है? 3 परियोजनाएं स्टार्ट की है। और तीनों कुल कितनी की है? 800 मेगावाट की। पहली परियोजना थूथुकुडी तमिलनाडु में शुरू की गई है, 250 मेगावाट इसकी क्षमता है। और जो दो परियोजना है वे भुज में शुरू की गई है। और भुज कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। भुज में जो 2 परियोजनाएं शुरू की गई, एक 250 मेगावाट की है और एक 300 मेगावाट की है। अब देखिए जो यह परियोजना है इसको भारत को समर्पित किसने किया? इसने किसको? राष्ट्र को समर्पित किया है। तो कंपनी ने तो समर्पित किया है, लेकिन किस मंत्री ने समर्पित किया है? तो उस मंत्री का नाम है आर.के. सिंह। किसने समर्पित किया है? आर.के. सिंह ने समर्पित किया है। राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? आर.के. सिंह ने, मतलब राजकुमार सिंह। कौन? राजकुमार सिंह। अब ये राजकुमार सिंह कौन है? तो ये भारत के विद्युत मंत्री हैं। कौन? विद्युत मंत्री हैं। आई बात समझ में? भारत के कौन मंत्री हैं? भारत के विद्युत मंत्री आर.के. सिंह, राजकुमार सिंह ने क्या किया है? इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म आया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि सौर ऊर्जा पहला ऑप्शन, दूसरा भूतापीय ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा और चौथा ज्वारीय ऊर्जा। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें तो सही तो कौन था? पवन ऊर्जा सही था। लेकिन ये जो सभी ऊर्जा है ये किस प्रकार की ऊर्जा है? कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि जो ये ऊर्जाएं हैं किस प्रकार की ऊर्जा है। तो ऑप्शन में आपको दे देगा। तो ये किस प्रकार की ऊर्जा है? ये है नवीकरणीय ऊर्जा। कैसी ऊर्जा है?
नवीकरणीय ऊर्जा है। आई बात समझ में? जितनी भी चार ऑप्शन दिए गए हैं किस प्रकार की ऊर्जा है, तो ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है प्रदूषण मुक्त। कैसी? प्रदूषण मुक्त और जो समाप्त न हो सके, प्रदूषण मुक्त भी हो और समाप्त न हो सके। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। यहीं पर हम लोगों का क्लास ओवर होता है। अगर एक कंटेंट जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए जो करंट अफेयर है यह किसी भी परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहां पर भी करंट अफेयर आता है वहां पर ये जो भी कंटेंट है एक कार्य करेंगे। तो आशा है ये बातें समझ में आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।